जय हिंद ऑफिसर्स। आज पॉलिटी के सेशन में हम बात करेंगे प्रियम्बल की, जिसको हिंदी में आप प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। अब प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना आया कब था, ये ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बताया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे, आपके सामने लगा हुआ प्रियम्बल, और प्रियम्बल है क्या, प्रियम्बल में क्या क्या चीजें मेन है। इससे पहले हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिया है, उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ। अब उसी कॉन्सेप्ट पे आप देख पाएंगे कि कैसे ट्रिपल एसडीआर और जेएलएफ पूरे इतने बड़े प्रियम्बल को आपको एक ही लाइन में याद करा देता है, केवल और केवल ट्रिपल एसडीआर और जेएलएफ के माध्यम से। ट्रिपल एसडीआर, पहले एस का मतलब क्या था, सोवेरेनिटी, दूसरे एस का मतलब क्या है, सोशलिस्ट, और तीसरे का क्या है, सेकुलर, और डी फॉर क्या है, डेमोक्रेटिक, और आर फॉर क्या है, रिपब्लिक। तो ऑलरेडी इतना पता होगा कि ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं आपके यहाँ। फिर बात करें कि उसका जो उद्देश्य है और अदर चीजें वो क्या है, तो वहां पे हमने जेएलएफ आपको याद कराया, जे फॉर जस्टिस याद कराया ना, ई फॉर हमने इक्वलिटी बताया, और एफ फॉर फ्रेटर्निटी, या फिर आप बोले तो बंधुत्व हिंदी में जिसे आप कहते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको वहां शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना की बात करें, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, प्रियम्बल। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका को क्या करता है, दर्शाता है, याद रखिएगा, जिसमें आप संविधान के आदर्श, उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप और संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान और संविधान में लागू होने की विधि आदि को संक्षिप्त रूप में या संक्षेप में जान पाते हो, यही क्या है, आपकी प्रस्तावना है। तो यहां तक कोई इशू नहीं होगा ऑफिसर। अब बात कर ले, ये सारे डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे, जो पॉइंट इसमें डाले गए, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि एन पालकीवाला जो थे, एन पालकीवाला जी, इन्होंने प्रस्तावना को क्या नाम दिया, प्रस्तावना को क्या संज्ञा दी। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, चल रहा है ठीक है। अब एन पालकीवाला को इन्होंने क्या बताया, परिचय पत्र का नाम दिया। क्या नाम दिया ऑफिसर, परिचय पत्र का नाम दिया। किसको, आपके प्रस्तावना को। तो पूछा जाएगा एन पालकीवाला के अकॉर्डिंग प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, परिचय पत्र की संज्ञा दिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो किसने दिया था, तो किसने दिया था, कौन लेके आया था, तो आपको ऑलरेडी पता है। जब आप लोग पहली वाली क्लास अगर अटेंड किए होंगे ऑफिसर, तो उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसको रखा था सामने। कहां, उद्देश्य प्रस्ताव से। अब याद रखिए, पूछा जाएगा प्रस्तावना कौन से प्रस्ताव से आई है, तो याद रखिएगा कौन से प्रस्ताव से आई है, उद्देश्य प्रस्ताव से। यही कारण है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को और एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, उद्देशिका। क्या नाम से जाना जाता है, उद्देशिका। तो ये चीजें क्लियर होगी आपसे, ऐसे ही एमसीक्यू बेसिस पे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना कौन से प्रस्ताव से आया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव से आया था। उसको भारतीय संविधान में और किस नामों से जाना जाता है, तो उद्देशिका के नामों से जाना जाता है। कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को आया था। किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया ना, यही प्रस्ताव लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव को। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये चीजें एमसीक्यू बेस पे आपके आने हैं, तय है। अब अगली बात करें, प्रस्तावना जो है वो कहां से लिया गया, तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया, ठीक है, प्रथम लिखित संविधान, ब्रैकेट में इसलिए बना दिया गया, से लिया गया, ध्यान दीजिएगा। और यहीं अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा आता तो यहां डिफरेंट क्या होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए ना, क्या प्रस्तावना की भाषा पर बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। तो याद रखिएगा, अगर प्रस्तावना जो है आपकी उस पर भाषा पे प्रभाव की बात किया जाए, तो क्या है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान। ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं इसे, नहीं तो आप इसे मिल जाएगा ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब इसे देखिए आप लोग, प्रस्तावना की अगर बात करें केवल कि प्रस्तावना लिया कहां के, कौन से संविधान से गया है, तो वो क्या है, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और अगर बात करें कि प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा पर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रस्तावना का प्रभाव है। तो भाषा पे जो प्रभाव है प्रस्तावना के, वो कौन से संविधान का, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। दोनों चीजों में अंतर, ध्यान दीजिएगा। अगर भाषा पे प्रभाव की बात तो ऑस्ट्रेलियाई, और बात करें कहां से लिया गया तो अमेरिकी संविधान, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट जो चीजें आती, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। वो कौन से वर्ड जोड़े गए, ये सब जितने हमने पॉइंट डाल रखे हैं, याद रखिए एमसीक्यू बेसिस पे। अभी हम लास्ट में आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, अदर जितने भी आपके ऑफिसर रैंक के एग्जाम है यूपीएससी से रिलेटेड, सब में यहां से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, ठीक है, और लगातार हर सालों में आ रहे हैं। तो बस आपको बने रहना और समझना है टॉपिक वाइज। तो अब आप समझिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए, तो पूछा जाएगा प्रस्तावना में, पहला क्या है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ये चीजें याद रखनी है। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आप अपने हिसाब से एक जो मैंने याद कर रखा है उस हिसाब से आप रखिए। क्या अखंड समाज ना पंथ निरपेक्ष होगा। अगर अखंड रहेगा समाज तो कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा। जब वो टूटेगा ही नहीं समाज कोई, तो ऑलरेडी वो सेकुलर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें धर्म को लेकर विवाद नहीं होगा। तो अगर ये ऐसे कुछ याद कर लेते तो आप तीनों शब्द आ जाता, अखंड समाज पंथ निरपेक्ष होगा ना, यानी उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो आपको ये तीनों शब्द आ गए। और आपको याद रखना 1976 में आया था कौन, 42वां संविधान संशोधन। तो बस यही से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब चलते नेक्स्ट स्लाइड पे और बात कर लेते हैं बच्चों कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना के यहां डिटेल में लिखा गया क्या है। अच्छा मैं साइड हो जाऊं अगर यहां से ना दिख रहा हो आप लोग को, तो आप ये देख पाएंगे। 1 मिनट, ओके। अब यहां से प्रियम्बल को आप देख पाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, ध्यान दीजिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक ना और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ना, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ना, और साथ में क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए ना दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख इंपॉर्टेंट है, कौन सी तारीख, 26 नवंबर 1949 को ना क्या कर रहे हैं आप, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत ना, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। आत्म अर्पित करना मतलब क्या होगा, स्वयं पे लागू करना, स्वयं पे मान लेना ना। अब एक चीज ये तो रही प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बच्चों, अब मैं इस साइड आ सकता हूं कि ट्रिपल SDR एक बार फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। ट्रिपल SDR और साथ में हमने बताया JLF, ना, या ऐसे याद करो JLF, ठीक है। तो ट्रिपल SDR में हमने आपको बताया था। अब आपके सामने प्रस्तावना है, देखो कितने अच्छे से आपको प्रस्तावना याद हो जाएगा। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं अभी देखना, यही ट्रिपल SDR और JLF से कितने सारे क्वेश्चन आपके यहां एग्जाम में पूछे गए हैं, आप ये देख पाएंगे बच्चों, केवल अगर आपको याद रहेगा कि ये प्रस्तावना में है, ठीक है। अभी ट्रिपल SDR और JLF आपको याद हो, अभी देखेगा। हमने पूछा पहले इसका मतलब यानी संविधान में क्या है, तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, सर सोवरेनिटी देना चाहते हैं, यानी उसे संप्रभु बनाना चाहते हैं। देखो पहला मिल गया। दूसरा हम पूछे और क्या करना आप चाहते हैं, तो आपने कहा कि सर समाजवाद, यानी दूसरे एस का मतलब क्या है, सेकुलर से है। मैं पूछूं तीसरे एस का यहां क्या मतलब, आप बोलोगे सर क्या होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए ना, और पहले का सॉरी दूसरे का तो आप बोलोगे सोशलिस्ट होना चाहिए। तो यानी अगर इधर उधर हो गया हो एक आई मीन सीक्वेंस अगर बिगड़ गया हो तो एक बार आप फिर से देख लें बच्चों, क्योंकि 3 एस हमने आपको बताया। तो पहले का आप क्या कर लेना, सोवरेनिटी कर लेना, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संप्रभुता। और दूसरे का आप बोलोगे सर दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपके पॉइंट समाजवाद है, समाजवाद क्या होगा, सोशलिस्ट हो जाएगा। और थर्ड वाले एस का आपका क्या हो जाएगा, पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता मतलब होता है सेकुलर, तो आप तीसरे एस का मतलब सेकुलर समझ लेंगे बस। तो आप ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, अगर मतलब बोल रहा हूं, बाकी कभी कभी पेन या अदर चीजें अगर वो हो गया हो तो उसे आप समझने के लिए मैंने एक बार फिर से क्लियर किया, तो आप समझ जाइए। तो ये रहा ट्रिपल एस। अब DR का मतलब डी फॉर डेमोक्रेटिक, तो आप लोग तंत्रात्मक बनाना चाहते हैं, और R फॉर गणराज्य यानी रिपब्लिक। तो आप देखिए सारे के सारे पॉइंट इसमें आगे, बनाना तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब उसके समस्त नागरिकों को क्या देना चाह रहे हैं, JLF देना चाह रहे हैं सर। JLF क्या है, J फॉर जस्टिस ना, और जस्टिस कैसा, जस्टिस कितने हैं भारतीय प्रियम्बल में, तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक, 3 प्रकार के जस्टिस हैं, 3 प्रकार के न्याय के प्रावधान किए गए। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, समझ पा रहे हो। इसके बाद यल, यहां ए का मतलब कुछ नहीं, यल फॉर लिबर्टी ना, आपको लिबर्टी कैसे दी गई भाई, 5 प्रकार की आपको लिबर्टी दी गई। कौन कौन से, विचार की, अभिव्यक्त की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की ना। आप देखिए 1 2 3 4 5, समझ पा रहे हो। तो आपको ये 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई। अब बोलोगे सर ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी कैसी दी गई है, तो सर 2 प्रकार की इक्वलिटी आपके प्रस्तावना बात करता है। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा की और अवसर की, आपको 2 प्रकार की इक्वलिटी दे रहा है। यह फॉर आप बोलोगे सर बंधुत्व ना, तो बंधुत्व क्या कह रहा है कि आप जो है संपूर्ण बंधुत्व में आप संपूर्ण व्यक्ति, हर व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी को बना के रखोगे, साथ में आप भारत के साथ में आपके भारत को क्या करना होगा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होगा। अब आप बताओ ये सारे के सारे पॉइंट आपको ट्रिपल SDR में देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, केवल ट्रिपल SDR
और जेएलएफ याद करना है। यानी हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, ट्रिपल एसडीआर बनाना चाहते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, समस्त नागरिकों को इंश्योर करते हैं कि उन्हें जेएलएफ प्रोवाइड करवाना ना। इसके बाद ये वाली पीछे वाली लाइन, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा के अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। बस खत्म हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, अगर ये ट्रिपल एसडीआर जेएलएफ याद है तो पूरा का पूरा आपको रटने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे सर हमको प्रियम्बल याद है, हम पूछे प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द, आप ट्रिपल एसडीआर बताओ। कोई पूछे क्या है तो आप सीधे बोल दोगे क्या कि सर सोबेग्रेनिटी यानी संप्रभुता, अगला क्या सेकुलर ना यानी आपका क्या हो गया पंथ निरपेक्ष, अगला कोई पूछ ले तो सर सोशलिस्ट की बात कर रहा है यानी समाजवाद की बात कर रहा है, डी फॉर डेमोक्रेटिक हो गया, आर फॉर रिपब्लिक हो गया। तो आप आराम से समझ सकते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे इसलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही वीडियो आप बार बार पीछे करके एक बार देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्व। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अगर हम बात करें प्रस्तावना के मुख्य तत्व, इसको 3 बॉडी में हम बांट लेते हैं। अभी हमने पीछे एक बार दिखा देते हैं, हम पीछे हमने आपको इसको दिखाया, तो समस्त प्रस्तावना को हम 3 भाग में बांटेंगे। कौन कौन से वो हम आपको यहां पे दिखाते हैं। ऑफिसर क्या है, प्रस्तावना के मुख्य तत्व को हम 3 चार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में। पहला प्रस्तावना के मुख्य तत्व संविधान के स्रोत, यानी संविधान का जो स्रोत है वो प्रस्तावना बताता, पहली बात करता है कि संविधान का स्रोत कौन सा है। तो ऑफिसर जब बात करेंगे हम संविधान के स्रोतों के बारे में, तो याद रखिएगा संपूर्ण पावर जो भारत, जो आपको संविधान जो संपूर्ण शक्तियां देती है या जिस भी संवैधानिक पद को शक्तियां देती है वो कहां से मिलती है, भारतीय जनता से मिलती है, याद रखिएगा। तो प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की बात करें तो संविधान का जो स्रोत होगा, ओके चल रहा है ठीक, संविधान का जो स्रोत होगा वो क्या होगा, वो भारतीय जनता होगी। इसीलिए शुरुआत ही प्रस्तावना क्या होता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ना, यानी समझ लो इसको पावर कौन दे रहा है, संविधान को जो शक्तियां मिलती है या समस्त स्रोत जो मिल रहे हैं पावर के, वो कौन है, भारतीय जनता है। तो संविधान का स्रोत याद रखिए भारत के लोग हैं। अब इसके बात करें, अर्थात क्या, जनता। संविधान का स्वरूप, इसने क्या कहा कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग संविधान का स्वरूप कैसा होगा, ट्रिपल एसडीआर होगा। कैसा होगा, ट्रिपल एसडीआर होगा। तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा बताता है कि संविधान का स्वरूप के लिए सही है, या बीच ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप ना। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, संविधान के स्वरूप के बारे में कौन सा निम्न ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वो कैसे याद होगा, ये शॉर्ट फॉर्म हमने ऑलरेडी याद कराया आपको। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, क्या, ट्रिपल एसडीआर। अब देखो आप संपूर्ण क्या बनाना चाहता, प्रभुत्व संपन्न यानी सोबेग्रेनिटी, इंग्लिश वालों के लिए, समझ पा रहे हो, पहला ऑप्शन हो गया। फिर मैंने पूछा दूसरा क्या, इसने कहा समाजवाद यानी सोशलिस्ट, आप बोलोगे सर यस से संबंधित हो गया। फिर मैंने पूछा तीसरा यस, फिर आपने उठाया यहां से सेकुलर, सर पंथ निरपेक्ष हो गया। फिर लोकतंत्रात्मक स्वरूप होगा तो डी फॉर डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक हो गया। गणराज्य बोला वही रिपब्लिक होता बेटा, आर फॉर रिपब्लिक यानी क्या होगा, गणराज्य हो गया। तो अब हम आपसे पूछे संविधान के स्वरूप कैसा होगा, तो आप एक शब्द में बोलोगे सर ट्रिपल एसडीआर होगा, खत्म। समझ पा रहे हैं, हिंदी वाले भी इसे समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले, क्योंकि यार एक एक शब्द है। अब इसे थोड़ा सा आपको इतना तो एटलीस्ट पढ़ के जाना होगा जिससे आप ट्रिक को समझ पाए इसके। ये मैंने ट्रिक बताया, इससे आपको याद होगा। तो अब जब कभी भी आपसे पूछे कि संविधान का स्वरूप क्या होगा, तो आप ट्रिपल एसडीआर बोलेंगे। हम पूछे भारत संविधान का स्रोत क्या है, तो आप बोलोगे सर भारतीय जनता है। बस संविधान का स्रोत कौन है, संविधान का स्रोत कौन रहेगा, तो भारतीय जनता रहेगी। अब बात कर ले संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव का, तो आप देखोगे हमने जेएलएफ आपको लिखवाया था ना, क्या, जेएलएफ, व्हाट इज दिस, जेएलएफ क्या लिखवाया है, जेएलएफ, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, टेक्निकल इशू की वजह से जेएलएफ, व्हाट इज दिस, लिख रहा हूं गायब हो जाए। अच्छा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा बीच में अगर टेक्निकल इशू ना हो इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूं, ठीक है। जेएलएफ, अब जे फॉर हमने क्या कहा, जे फॉर जस्टिस को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, जस्टिस को। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, एक्चुअली जब मैं इसे रन कर रहा हूं, जे फॉर जेएलएफ, ठीक है। तो जब बात हम जेएलएफ के करेंगे तो आप ये समझिए जस्टिस, जस्टिस क्या होता है,
जस्टिस की जैसे हम बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि यहां 3 प्रकार की जस्टिस प्रस्तावना बात करता है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कैसी? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। हमने कहा ए फॉर कुछ नहीं है भाई, यल फॉर क्या है? लिबर्टी है ना। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी कैसी दे रहा है? अपना जो प्रस्तावना बता रहा है वो कह रहा है भाई 5 प्रकार की लिबर्टी। ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितनी प्रकार की लिबर्टी की बात करता है प्रस्तावना, तो आपको याद होगा तभी आप बताओगे सर 5 प्रकार की लिबर्टी कौन कौन से? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। आप काउंट कर लो 1 2 3 ना, 3 to 5, तो आप बोलोगे सर 5 प्रकार की लिबर्टी की बात करता है। कौन कौन से उसमें आते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात करता है। तो आप कहीं पर भी भूलोगे नहीं, कंटेंट में आप बहुत ज्यादा पाओगे एक वीडियो में, बस इसलिए ध्यान से पढ़ना और पेन और कॉपी के साथ बैठेगा। अब बात कर लेते हैं हम हमारी जो इक्वलिटी की बात करता है, तो इक्वलिटी, ई फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है? ये यहां कुछ नहीं, ठीक है। ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी कितना? तो आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी इक्वलिटी किसकी बात करता है? तो प्रतिष्ठा की इक्वलिटी आपको मिलेगी और साथ में अवसर में समानता मिलेगी, ठीक है। अब बात कर ले, ठीक है। इसके बाद यफ, यफ फॉर क्या? फ्रेटर्निटी या फिर बंधुत्व ना, या बंधुत्व। तो बंधुत्व में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप प्रत्येक पर्सन के डिग्निटी को इंश्योर करोगे, यानी आप हर व्यक्ति के गरिमा को देखोगे और हर व्यक्ति के गरिमा पर ध्यान रखोगे, और साथ ही साथ आप ये चीजें देखोगे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। तो इस प्रकार आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपसे कोई पूछे कि संविधान के स्रोत की जो स्रोत है वो कौन है, तो आप बोलोगे सर भारतीय जनता। कोई पूछे संविधान का स्वरूप क्या है, तो आप सीधे, आप ये शॉर्ट फॉर्म सबको याद हो गया होगा, आप सीधे बोल दोगे ट्रिपल SDR संविधान का स्वरूप है, ठीक है। अगर पेपर में आए इनमें से कोई भी तो आप बता सकते हो। अगर आपके पेपर में पूछा जाए संविधान का उद्देश्य क्या है, तो आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है JLF। क्या? JLF, यल है बेटा ये, ठीक है, JLF। आप बोलोगे सर JLF क्यों? जे फॉर जस्टिस हो जाएगा, और जस्टिस कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यल फॉर क्या हो जाएगी? लिबर्टी हो जाएगी, लिबर्टी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ई फॉर क्या? इक्वलिटी हो जाएगा जो आपके 2 प्रकार के, और एफ फॉर क्या? फ्रेटर्निटी या फिर बंधुत्व हो जाएगा, बंधुत्व में दोनों आ जाएगी, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखोगे और साथ में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आप बना के रखोगे। तो कुछ करना ही नहीं, सीधे से पूछे संविधान का उद्देश्य क्या? JLF याद करना है, बाकी अपने मन में सारी चीजें तुम्हारे याद रहेंगी। कोई पूछे संविधान का स्वरूप क्या, आप बोलोगे ट्रिपल SDR है, ठीक है। कोई पूछे संविधान के जो स्रोतों का चीजें हैं वो कौन दे रहा है, संविधान का जो स्रोत है वो कौन है, तो बस सीधे से मतलब जब यहां से शुरुआत हम भारत के लोगों से हो रही है तो सीधा सा मतलब है कि सर जाहिर सी बात है आखिरी जो स्रोत होगा वो कौन है? भारतीय जनता है। तो उम्मीद है यहां तक का सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए आप बच्चों, क्या है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द? क्या हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां से क्या हम भारत के लोग क्या करते हैं? अंगाकृत करते हैं ना, या अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ना, अर्थात भारत के लोग द्वारा ही संविधान को बनाया और स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बनाया कौन है? भारत के लोगों ने, और स्वीकार कौन किया? भारत के लोगों ने, तथा स्वयं पर अर्पित अर्थात अपने ऊपर ही लागू किया गया। इसका जो लास्ट वाला मतलब है तो यही बता रहा कि जो आपको देखने को मिल रहा संविधान वो किसके द्वारा बनाया गया? भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया, यानी भारतीयों ने ही बनाया, और साथ में वो स्वयं पे ही लागू कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर ही लागू कर रहे हैं। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। तो बस ये चीजें आपको समझनी है कि भारतीय संविधान किसको समर्पित है? भारतीय जनता को, और इन्होंने ही बनाया और खुद के ऊपर ही लागू कर रहे हैं। तो उम्मीद है पूरा प्रस्तावना क्रिस्टल क्लियर होगा, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ऑफिसर। अगर कोई दिक्कत है तो आप एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे, बैक करेंगे और आप पढ़ लेंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। अब बात करते हैं जहां से हमने शुरुआत की, ट्रिपल SDR। अब डीपली हमें समझना है कि सोबेरेनिटी है क्या। ऊपर से चाहते तो पढ़ा देते, लेकिन कोई मतलब नहीं, जब तक आप इसे नहीं जानोगे। एक बार पढ़ लो पॉलिटी, फिर पॉलिटी छूने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। अब बात करें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, सोबेरेनिटी क्या होती है। तो इसका अर्थ जो होता है, भारत में अपने आंतरिक ना एवं बाह्य मामलों को बिना किसी बाह्य दबाव या क्या प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो। सीधा से हम बोले, अगर कोई पूछे कि आप क्या आपके अंदर क्या सोबेरेनिटी है, तो इसका मतलब है कि उस राज्य के पास या आपके पास से पावर है कि आप अपने आंतरिक एवं बाह्य मसलों में अपना निर्णय ले सको, किसी का कोई दबाव ना हो। तभी आप क्या है कि आपके अंदर सोबेरेनिटी या संप्रभुता है। समझ पा रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं संप्रभुता क्या होता है, आंतरिक मसले क्या होते हैं, बाह्य मसले क्या होते हैं। इतना तो बता दिया सर कि जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मसले दोनों लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो क्या है, उसके अंदर सोबेरेनिटी है। लेकिन सर आंतरिक मसले क्या होता है, बाह्य मसले क्या होते हैं, तो ये भी जान लो।
लगे हाथ, क्योंकि ये सब चीजें आपको एक बार, पॉलिटी ऐसा टॉपिक है ना भैया, अगर आपने एक बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो आप कभी नहीं भूलोगे। बस ये कि मन लगा के पढ़ लो, क्लास के साथ जुड़े रहो। अब बात करें कि आंतरिक मामले क्या हैं। एक मिनट दीजिएगा, ओके, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। आंतरिक मामले क्या है, तो आंतरिक मामलों की बात करें तो आंतरिक मामलों में आपके राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, ये सारे जितने मसले हैं ये सब आपके आंतरिक मामलों के तहत आएंगे। अब बात करें बाह्य मामले क्या आएंगे, आपसे आउटर साइड के मामले क्या होंगे जिससे आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने निर्णय लेने के लिए। तो बाह्य मामले जो है वो कुछ इस प्रकार है, क्या, विदेशी मामले हो गए, आपका मित्र कौन बनेगा, आपका शत्रु कौन बनेगा, और आपकी संधियां किससे करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कोई अमेरिका से हमको आगे ही बताएगा कि भैया जो है आपका फ्रेंड कौन होगा, हम चाइना से दोस्ती करें या ना करें, हम चाइना से दुश्मनी करें या ना करें, हम संधि किस देश से करेंगे किस देश से नहीं करेंगे। ऐसा हमें कोई गाइडेंस नहीं चाहिए किसी का, आई मीन गाइडेंस मिले, दैट्स आर डिफरेंट थिंग्स, बट कोई कमांड नहीं कर सकता, नहीं तो आपकी संप्रभुता जो है वो खतरे में आ जाएगी। इसीलिए कहा गया कि वही देश क्या है संप्रभुता प्राप्त करते हैं, संप्रभु कंट्री कहलाते हैं, जिनके पास अपने आंतरिक एवं बाह्य मसले दोनों पर डिसीजन लेने की पावर होती है, आप किसी पर निर्भर नहीं होते। तो ये चीजें आपको देखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कौन कौन से आंतरिक मसले होते, कौन बाह्य मसले होते और क्या होता है संप्रभुता। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो पहला यस हो गया खत्म। अब दूसरी यस की बात करें, दूसरा यस क्या था, हमने कहा था सोशलिस्ट, समाजवाद। तो समाजवाद या समाजवादी कोई नाम नहीं है, समाजवादी कोई नाम नहीं है, बल्कि एक प्रकार की क्या है, विचारधारा। कैसी विचारधारा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखो समाजवादी क्या है, समाजवाद एक विचारधारा जिसमें आप क्या करते हो, समाज के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देने की बात कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि आप समाज में अमीर और गरीब के बीच जो आर्थिक असमानताएं हैं ना, वो ना हो, इस प्रकार आप ध्यान देते हो ना, या आप कोशिश करते हो कि आर्थिक असमानताएं जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो सके ना, उनमें समानता आ सके, इसलिए आप कोशिश करते हो, या ये शब्द बोले कि आप इकोनॉमिकल इक्वलिटी लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कौन करता है, समाजवादी विचारधारा के लोग। तो समझ में आया। अब बात करें तो भारतीय समाजवाद में कौन कौन से तत्व हैं, पूछा जाता है। तो भारतीय समाजवाद में कौन कौन से तत्व हैं, आर्थिक असमानताओं को कम करना, ठीक है, फिर आय और संपत्ति के समान वितरण, ठीक है, कोशिश ऐसा करना ये किया जाए। ठीक है, फिर क्या, उत्पादन और साधनों को जनता के नियंत्रण में रखना। इसे देखिए, याद रखिएगा, उत्पादन और क्या संसाधनों को जनता के नियंत्रण में रखना इंपॉर्टेंट। इसके बाद गरीब और बेरोजगारी को क्या करना, समाप्त करना। इसीलिए आप देखिए मनरेगा और अदर चीजें सारे चलते हैं ना, ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसा व्यक्ति, अच्छा ये भारत में है बहुत ज्यादा, आप देखिए किसी के पास या तो पैसे बहुत मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में, और या तो किसी के पास एकदम है नहीं है। तो इस चीज को कम करना भी क्या है, किसके तहत आता है, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो समाजवादी विचारधारा से संबंधित आपको मिलेगा। ये कुछ पॉइंट है जो भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्वों में से आते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व है तो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं नीचे। ठीक है, आप देख सकते हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। अब बात कर ले पंथ निरपेक्ष ना, तीसरे वाले इसकी, हमने आपको ट्रिपल एसडीआर पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे, कहीं भटक नहीं रहे। ठीक है, बस केवल आपको एसडीआर को देखना है, ट्रिपल एसडीआर है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रिपल एस की। ट्रिपल एस में क्या था कि सर वहां पे पंथ निरपेक्ष था ना, या सेकुलर। अब सेकुलर होता कौन है, या सेकुलर मानसिकता के लोग क्या, या सेकुलरिज्म है क्या। तो बात करें, मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द नहीं था, याद रखिएगा, था पहले नहीं था, आप लोगों ने अगर पढ़ा है अच्छे से पॉलिटी। लेकिन क्या हुआ, आप याद रखिए, भले भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन ऐसा मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आजादी के पहले की बात तुम देख लो, क्या हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे भारत में, क्या अदर आपके धर्मों के लोग नहीं रहते थे, क्रिश्चियन पारसी यादव रहते थे ना। तो अब इसलिए भले ये संविधान जब बना तो प्रारंभ में ये चीजें नहीं थी। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं था, सेकुलर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की आत्मा में, भारत की आत्मा इन द सेंस कि देश के लोगों के अंदर सेकुलरिज्म नहीं था। ठीक है, हमारा देश पहले से ही सारे धर्मों को बराबर देखता है, पहले से ही यहां के लोग यानी हिंदुस्तानियों के अंदर यह था कि हर धर्म को बराबर मानते थे। ठीक है, और बाद में इसको जोड़ा भी गया, तो वही देखना है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द नहीं था,
किंतु भारतीय समाज में प्रारंभ से ही अपनी क्या बहुलतावादी विचारधाराओं को क्या किया, संरक्षित करने वाला रहा है। यानी सीधा सा मतलब है कि हम लोग सभी को समान समझते थे और हम ये मानते थे कि अगर हम एक छत के नीचे कई सारे धर्मों के साथ रह सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हमने उसको संरक्षित करने का प्रयास किया और शायद इसी का आगे चल के आपको देखने को मिला कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं और हमारे यहाँ जो हमारे देश को लीडर है, उन्होंने इस चीज की जरूरत समझी नेताओं ने कि इस शब्द को इसमें जोड़ा जाए, समझे। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य या धर्म का क्या अलगाव, यानी सीधी मतलब राज्य किसी स्पेशल धर्म को नहीं मानेगा। भाई राज्य और धर्म का अलगाव मतलब क्या हुआ, राज्य किसी स्पेशल धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, सीधा सा मतलब है, ठीक है। राज्य ये मानता है कि सारे धर्म उसके लिए क्या है, बराबर हैं, एक समान है। अब बात कर ले, भारत में कोई राज्य धर्म नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहा है, तथा राज्य सभी धर्मों के प्रति क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा, एक जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण का अनुच्छेद ऑलरेडी आपको जब आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जब हमने आपको पढ़ा रखा 25 से 28 में हमने आपको जिक्र किया है कि वहां पर क्या है, आपको धार्मिक संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी धर्म से संबंधित संरक्षण आपको प्रदान किया गया 25 से 28 में। याद होगा तो आपको जब मूल अधिकार पढ़ाए गए, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना, ऐसे हमने आपको पढ़ाया नहीं टॉपिक, तो यही सारे टॉपिक हैं। 14 से 18, 19 से 20, फिर आगे जा रहे हैं आप 23 से 24, 25 से 28 ना, 29 से 30, फिर 32 उधर रिट वाला प्रावधान, तो सारे के सारे उसमें। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देख रखा है बेटा, कहीं बाहर नहीं जाना है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि सीएपीएफ, एनडीए, सीटीएस जैसे एग्जामों में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता एवं संरक्षण, ऑलरेडी हमने जिक्र कर दिया। अब बात करेंगे धर्म के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं है तथा सभी धर्मों को क्या करेगा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट निरपेक्षता जोड़ा कब गया था, तो हमने ऑलरेडी अभी याद होगा तो आपको एक ट्रिक इसके ऊपर अभी जस्ट पढ़ाया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया ना, हमने पढ़ाया था अखंड समाज पंथ निरपेक्ष होगा ना। अखंड समाज, वो समाज जो टूटे ना, वही पंथ निरपेक्ष हो पाएगा, यानी वही किसी स्पेशल धर्म को फॉलो नहीं करेगा, वो सबको समान मानेगा ना। तो ये ट्रिक याद रखनी है कि अखंड समाज क्या होगा, पंथ निरपेक्ष बनेगा। तो ये तीनों वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। यहां से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्या, सेक्युलरिज्म ना, तो अब उसमें दे देगा ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, उसी में कुछ और दे देगा ऑप्शन, नहीं ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन दे देगा ए एंड बी बोथ करेक्ट है ना, ऐसे दे देगा। समझ पा रहे हो? तो आप जब पढ़ के जाओगे तभी ना इस पे टिक मार पाओगे और तभी आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें आप अपना क्रिस्टल क्लियर रखिए और टॉपिक को आप डेली डे टू डे क्लियर करते जाइए चैनल से। अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक, डी फॉर डेमोक्रेटिक। हमने आपको जो फंडा बताया ट्रिपल एसडीआर उसी चल रहे भाई, डी फॉर डेमोक्रेटिक। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिप्राय है क्या, शासन क्या करेगा, शासन को चलने में क्या शक्ति संप्रभु जनता में निहित होगी, यानी सीधा सा मतलब आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था का सीधा सा मतलब क्या है, ये चीजें समझिए। शासन जो चला रहे हो ना, शक्ति की जो संप्रभु होगी वो कौन होगी, जनता में निहित होगी। तो ऑलरेडी इतना ही समझिए, जो सारा कमांड दिया जाएगा, जो सारी पावर होगी, वो पावर कहां से मिलेगी इनको, वो जनता के थ्रू मिलेगी, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें आम जनता अपने प्रतिनिधि की या आप रिप्रेजेंटेटिव का क्या करते हो, चुनाव करते हो बच्चों, ठीक है। और सरकार का क्या करते हो, गठन करते हो। इसमें क्या करता है, जनता ही क्या होती है, सर्वोच्च होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर एक बार क्लियर करिए। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सीधा सा मतलब क्या है, संपूर्ण जो सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी होती है, वो किसकी होती है, जनता की होती है। और इसमें आपको एक अवसर दिया जाता है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जब आप पावर सेपरेशन पढ़ोगे उसमें आप जाओगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें बताई गई। तो वही है, उसमें से छोटे से मुद्दे हैं कि आप जो है यहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो और साथ में आप क्या कर सकते हो, सरकार का गठन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे आप समझ सकते हो कि लोकतंत्र है क्या, ठीक है। अब बात करें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, तो लोकतंत्र के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा कौन सा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्रों की बात करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता शासन में सीधे भाग लेती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर ले बच्चा पार्टी, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को माध्यम से क्या करती है, शासन करती है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ प्रमुख औजार होते हैं, या हम बोले कि कुछ शस्त्रों का उपयोग कर सकता है। जैसे प्रत्यक्ष में क्या कर सकता है, पहल कर सकते हो आप, ठीक है, इनिशिएटिव ले सकते हो।
अगला क्या, आप जनमत संग्रह करा सकते हो ना, आप प्रत्याहार अधिकारों का प्रयोग कर सकते हो या राइट टू कॉल का यूज कर सकते हो। तो अब आप सोचिए यहां से कितने सारे एकदम डिक्टो, अगर आपने एक नोट्स तैयार कर लिया तो डिक्टो टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा ये क्लास आपके लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन देखिए, ऐसे रैंडम पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली जो गवर्नमेंट है उनमें कौन कौन से औजार है, निम्न में से कौन कौन से औजार है, उनके पास कौन कौन से शस्त्र पाए जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दे देगा क्या, पहल, जनमत संग्रह, प्रत्याहार का अधिकार, और आपका फिर एकदम चौथा वाला लास्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दीज। कौन सा सही है? तो जिसने पढ़ रखा उसने बोला कि ऑल ऑफ दीज ना, ऊपर के तीनों सही है। तो अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो एकदम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेंगे, और अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे है। फिर अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समावेश नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, अपना संविधान में कौन सी संविधान से है, मतलब अपना संविधान जो है कौन से लोकतंत्र से एसोसिएटेड है। तो आप बोलोगे सर यहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं है, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष है। समझे? क्योंकि यह विशाल जनसंख्या वाला देश है जो कि व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। अरे भाई अच्छा, इन सब पे तो बातें करेंगे तो बहुत लंबी होगी, बस आपको घरेलू भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। घर के 10 जन हो, 10 मेंबर है बेटा, और 10 को एक छोटा सा कमरा है उसमें बैठाना है, तो आप बताओ, और वो ऐसा कमरा 10 लोग आ नहीं सकते, आपको पता कि इसमें 5 आ सकते हैं। अब 10 के 10 एकदम घुसे जा रहे हैं, एक दूसरे को गिराए जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल आप उनको बैठा सकते नहीं। तो फिर आप क्या डिसाइड करोगे? बोलोगे सर एक काम करते हैं, इन 10 को एक साथ ना बुला के इन 10 को एक जगह बैठा, तो इनमें से पूछ लेते हैं कि आपका नेता कौन होगा, आप किसकी बात मान लो। तो उसी में से किसी ने किसी को चुन लिया, मान लो सुरेश को चुन लिया कि भैया जो सुरेश कहेंगे वही हम, समझो हम 10 बोल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, इनको उठा लाओ। अब सुरेश जी आए, आराम से हम बैठ गए और टेबल पे सुरेश जी बैठ गए, हमने सुरेश जी से बात किया, जो भी मुद्दा था हमने सुन लिया। अब बताओ उन 10 की बात सुरेश जी आके कह दी और 10 की बात भी हो गई, और यहां कोई इनकन्वीनियंस भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, असुविधा भी नहीं हुआ। तो यही तरीका है, समझ पा रहे हो? इसलिए जरूर, अब इतना बड़ा कंट्री है और आप समझ रहे हो जनसंख्या के आधार पर चाइना को भी पीछे छोड़ रखे हो आप लोग, जनसंख्या के आधार पर फर्स्ट रैंक है आपकी। तो ये संभव नहीं है कि आप प्रत्यक्ष रूप से बुला सको, ठीक है। इसलिए अप्रत्यक्ष फॉर्म ऑफ क्या डेमोक्रेसी का यूज होता है कहां? भारत में। तो ये बस आपके समझने के लिए मैंने बोला भाई, बाकी आप समझिए, एग्जाम्पल अच्छा था। लेट इट बी कम टू पॉइंट। अब बात करेंगे गणराज्य क्या है। तो बात जब हम करेंगे गणराज्य की ऑफिसर, तो गणराज्य में क्या, रिपब्लिक क्या होता है? तो एक गणराज्य अथवा गणतंत्र में राज्यों का जो प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, या फिर अगर नोट्स आप चाहें तो प्लीज बना लीजिएगा, बाकी एजुबेस। ठीक, तो याद रखिएगा क्या होता है यहां, ये चीजें प्रमुख जो होगा किसका, राज्यों का, वो या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा निर्वाचित होगा, क्या होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता। बस इतना याद रखना है तो आपको क्लियर होगा। गणराज्य में क्या होगा, जो राज्य का प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। अब बात कर ले भारत का राष्ट्रपति जो है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रमुख ऑब्वियसली राष्ट्रपति है ना। तो जो जनता द्वारा क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किस फॉर्म में, अप्रत्यक्ष, गुड। तो किस फॉर्म में, अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। अब गणतंत्र का अर्थ है क्या, राजनीतिक प्रभुत्व वंश ना या किसी वर्ग के बजाय देश की जनता में निहित होती है। तो याद रखिएगा गणतंत्र का अर्थ ही है जो राजनीतिक प्रभुत्व है या राजनीतिक पावर है, वो ऐसा ना हो किसी वंश में ही, एक ही वंश में चले जा रहा ना, किसी वर्ग के बजाय, बल्कि वो क्या हो, देश की जनता में निहित हो। ये चीजें अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? किसकी बात कर रहे हैं, गणराज्य की बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपका गणराज्य या रिपब्लिक वाले पॉइंट क्लियर होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट जस्टिस। अब बात करें जस्टिस की ऑफिसर। तो जस्टिस में क्या है, न्याय के अंतर्गत हमें 3 प्रकार की जस्टिस हमने ऑलरेडी आपको बताया था। क्या था, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शामिल है। सामाजिक न्याय की बात कर लें, समाज में किसी भी वर्ग से भेदभाव ना हो, इसे सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। जब हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की, तो सभी समान क्या आर्थिक अवसर उपलब्ध हो, इन्हें हम आर्थिक न्याय की बात कर लेंगे। बात करें राजनीतिक न्याय की ऑफिसर, तो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी का रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाए और उसकी बातें ना सुनी जाए। समझ में आ रहा है? तो राजनीतिक न्याय में याद रखिएगा सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अगली इंफॉर्मेशन। अब बात कर ले लिबर्टी की, स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के अनुचित क्या प्रतिबंध ना हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की,
तो अगर यूपी बोर्ड का कोई बुक पढ़ा हो आप लोगों ने बचपन में, तो उसमें एक था, एक डंडे छड़ी घुमाते हुए जाता है, तो बगल में पीछे खड़ा रहता, कहता भाई साहब छड़ी मत घुमाओ, तो कहता कि शायद कहानी ऐसे ही कुछ है, आप कहानी का सारांश समझिएगा, बाकी कहानी क्या है वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो उसमें छड़ी घुमाते हुए जाता, तो कहता आप छड़ी मत घुमाओ, क्यों? क्योंकि छड़ी उसको लग सकती है। तो उसने कहा कि जहां मेरी नाक शुरू होती है वहां से आपकी छड़ी खत्म हो जाती है, छड़ी घुमाने का अधिकार खत्म हो जाता है। वो कहता मेरा अधिकार, मैं तो घुमाते जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पे प्रतिबंध नहीं लग रहा, अरे भाई वो छड़ी घुमाना उसका अधिकार, वो घुमाए, दिन भर घुमाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब दिक्कत हो जाएगी जब उसके घुमाने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम होने लगी, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन होने लगे। ठीक है, जैसे गाना गाना, भाई ये मेरी अपनी पर्सनल राइट है, हम अपनी गा सकते अपने रूम में चीजें कर, लेकिन अगर मैं इतनी तेज चिल्लाऊं पड़ोसी पगला जाए तो प्रॉब्लम उसको होगी। समझ पा रहे हो? तो यानी जब मेरे द्वारा किए गए कार्यों से किसी दूसरे के अधिकार हनन हो जाए, उसके अधिकारों को दिक्कत हो जाए, तो फिर वो उस पर प्रतिबंध लगा देना ही बेटर है। यानी वो क्या है, आपको प्रतिबंधित कर दिया सकता है। ठीक है, यानी सीधे से बोलें कि स्वतंत्रता तब तक ही है जब तक, ठीक है, जब तक आप दूसरे के अधिकार को हनन ना कर दें। अब बात कर लें कि स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? व्यक्ति के गतिविधियों पर किसी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध ना हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? उचित और अनुचित दो वर्ड होते हैं। उचित मतलब एप्रोप्रिएट, प्रतिबंध हो लेकिन अनुचित ना हो। ठीक है, उचित प्रतिबंध होना क्या है? स्वतंत्रता के दायरे में आता है। जैसे मैंने आपको रोका कि बगल में जो है गोला बारूद चल रहे हैं, बेटा मत जाओ नहीं तो गोली लग सकती है, तो मैं आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको बचाना चाह रहा हूं इसलिए रोक रहा हूं। लेकिन अगर मैंने वही चीजें बोला कि आपको पता कि पढ़ने मत जाओ क्लास, वो तो तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहा हूं, आपकी स्वतंत्रता को रोक रहा हूं। मैं बोलूं कल से स्कूल नहीं जाना है, जाने ही नहीं देंगे तुमको, तो अब आपकी जो राइट टू एजुकेशन उसका हनन, मतलब सीधे मतलब आपको एजुकेशन ही नहीं मिल रही बेटा। आप सीधे बोलोगे सर हमारा शिक्षा कहां जाएगा, ये तो मेरा पर्सनल, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। समझे? अभी मत कोई पूछ लेना राइट टू एजुकेशन कहां से। ठीक है, ऑलरेडी 21 के में आपको मेंशन है अदर जगहों पे। ठीक है, ऐसे कई सारे एजुकेशन से रिलेटेड प्रावधान है भारतीय संविधान में। मैं तो बस आपको समझा रहा हूं, बस इतना आप समझिए कि किस तरीके से आपके अधिकार वहीं खत्म हो जाएंगे जब आप दूसरे के अधिकार को हनन करने लगेंगे। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता को क्या 5 प्रकार के हमने बताया था स्वतंत्रता प्राप्त है। कौन से? स्वतंत्रता है आपके विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और क्या उपासना की। ठीक है, तो 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है, प्रियम्बल में आपको मेंशन किया गया है। मूल अधिकारों के माध्यम से स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हमने पढ़ाया ना मूल अधिकारों के बारे में। अब बात कर ले स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट सुनिश्चित कर सके, इसलिए स्वतंत्रता आपको दी जाती है। अब बात कर ले हम क्या समता की, इक्वलिटी की। तो समता क्या है? समता का अर्थ है क्या? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, तो उसमें आपको जेएलएफ में लास्ट वाला जेएलएफ ना ई वाला मतलब क्या? इक्वलिटी की बात कर रहा है। इक्वलिटी कितने टाइप की आपको प्रोवाइड होती है? 2 टाइप की इक्वलिटी की यहां बात हो रही। कौन सी? प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता की। क्लियर है? इसका तात्पर्य है कि समाज में किसी भी नागरिक के साथ ना धर्म से, जाति से, लिंग से, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया हो। ठीक है, आगे सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और यह कराना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। याद रखिएगा, उम्मीद है ये क्लियर होगा। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा दें कि आपको जो ट्रिक याद रखनी है इसके लिए केवल और केवल क्या? ट्रिपल एसडीआर। ठीक है, एंड जेएलएफ। तो आप सारा का सारा प्रियम्बल केवल ट्रिपल एसडीआर एंड जेएलएफ पे चल रहा है, और साथ में आप जाके शॉर्ट वाली वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब चलते बेटा अगले पोर्शन पे। अब लास्ट वाला बता, बंधुत्व, जिसे आप क्या कहते हो? फ्रेटर्निटी या फिर बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब क्या होता है, या बंधुत्व है क्या? बंधुत्व मतलब है समाज के सभी नागरिकों को भाईचारा की भावना को बढ़ाना। ठीक है, और बात कर ले उद्देश्य इससे क्या होता है? व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करना और साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ठीक है, इंडिया के इंटीग्रिटी को बचाकर रखना और साथ में उसको यूनाइट करके रखना। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं होगी। अब बात करें व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं। तो व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और आत्मसम्मान का क्या है? अधिकार है। आधार कहां से मिलता है? मौलिक अधिकार से ना। संवैधानिक समर्थन इसको कहां से मिलता है? तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 21 ना। अनुच्छेद 21 क्या बताता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो उम्मीद है सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता।
ये क्या होती है? तो यूनिटी एंड क्या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद आपको चुनौतियां सामने सबसे बड़ी जो थी, क्योंकि उस समय क्या था, हमारा देश पूरी तरीके से बिखर रहा था और उसी समय विभाजन भी हुआ, तो क्या था, भारत की एकता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। समाधान क्या था? संविधान द्वारा एकता और अखंडता पर बल दिया जाए, इसलिए इन शब्दों को जोड़ा गया ना। और क्या है, संवैधानिक परिवर्तन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शब्द को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एकता और अखंडता ना। इसीलिए याद होगा हमने क्या पढ़ाया था, पंथ निरपेक्ष वही समाज होगा जो क्या हो, अखंड हो ना। आगे चलते हैं, प्रस्तावना का उपयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना का उपयोग कहां होता है। सर ये तो आपको समझ में आ गया, राष्ट्रीय एकता अखंडता क्या है। अब बात कर ले प्रस्तावना का उपयोग कहां कहां पे होता है। तो प्रस्तावना क्या है, पहली चीज जान लो, संविधान की आत्मा है ना। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो पूछा जाए संविधान के उद्देश्यों को कौन स्पष्ट करेगा? प्रस्तावना करेगी। संविधान की व्याख्या में सहायक कौन होगा? तो प्रस्तावना होगी। सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम कौन करेगा? प्रस्तावना होगी। संविधान के मूल भावनाओं को स्पष्ट कौन करेगा? प्रस्तावना करेगी। क्लियर है। अब बात करेंगे ऑफिसर कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है वेदर द प्रियम्बल इज द क्या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये बताना है। तो क्या है, बेरूबारी संघ क्या मामला जो कि कब था, 1960 वाला। तो इसमें क्या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ऐसा कहा गया था। लेकिन बाद में केशवानंद बनाम भारत मामले में कब, 1973 में ये चीजें हुई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, अब बात करें क्या प्रस्तावना परिवर्तन है, परिवर्तनीय है, या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन के योग्य है या नहीं। ठीक है, वेदर द प्रियम्बल इज क्या उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो ये चीजें क्या है, सीधे से मतलब है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि मूल संरचनाएं इसकी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जो इसकी मूल स्ट्रक्चर है उसको क्षति ना पहुंचे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, ऑलरेडी हमने बताया था ना कि समाज क्या होगा, वही पंथ निरपेक्ष होगा जो अखंड होगा। तो देखिए यही शब्द आपको ट्रिक से याद रखनी है, समाज, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। ये चीजें उम्मीद है आपको क्लियर होगी। अब बात कर लें आपके क्वेश्चन की कि यहां से क्वेश्चन कैसे सीएपीएफ एनडीए अदर एग्जामों में आ रहे हैं। तो जल्दी से हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, ये सन 2016 में पूछा गया एनडीए का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देख लीजिए एकदम डायरेक्ट वही क्वेश्चन उठा के दे रहे, विच वर्ड इज क्या एडेड टू प्रियम्बल बाय द क्या 42 अमेंडमेंट एक्ट ना। तो 42 अमेंडमेंट के तहत कौन सा ऐसा शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है, याद रखिएगा अमेंडमेंट है, एक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब बात करेंगे ए बी सी एंड डी, आपको सारी चीजें दिया गया। तो आप अभी जिसको याद होगा तो आराम से आप बोलोगे सर सोबिग्रिनिटी की, तो सॉरी इसकी तो कोई बात ही नहीं, तो आप सीधे आप बोल दोगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक जस्टिस तो कोई मतलब नहीं और यही वाला है। क्योंकि हमने अभी पीछे देखो जस्ट आप लोगों को यही पढ़ाया है कि क्या था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, और पंथ निरपेक्षता शब्द सेकुलर ऑप्शन नंबर बी है। तो आप बोलोगे सर कुछ करना ही नहीं, हमें बी वाले ऑप्शन को मार के आगे बढ़ जाना। तो मतलब आप अगर केवल यहां के मूल चीजें जो अभी क्लास में पढ़ाई की पढ़ोगे तो आप कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस केवल निरंतर करते हैं। अगला देख लो, संविधान की प्रस्तावना में किस उद्देश्य को दर्शाता है ना। संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य को दर्शाता है, तो लीगल सोबिग्रिनिटी को, पॉलिटिकल फिलॉसफी को, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को, या फेडरल स्ट्रक्चर को। तो आप सीधे से बोलोगे तो ये चीजें आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको, और कब पूछा गया, सीडीएस सन 2018 में पूछा गया। तो कौन सी चीजों को दिखाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी को ना। तो आप ये चीजें समझ पाओगे, क्योंकि राजनेताओं ने दूरदर्शिता तो दिखाई ना इन सब चीजों को समझ के। अब अगला, ये थोड़ा सा पॉइंट जो है इधर उधर हो गए, वो चीजें अगली बार देखा जाएगा, पीपीटी में आपको इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब ये देख लो, लिबर्टी, इक्वलिटी ना, और फ्रेटर्निटी एंड फेडरल। अब आप समझ पा रहे हो, ऑप्शन लगे हुए हैं ना कि डी वाला फेडरल। अब कैसे आपको पता लगेगा ये सब, अभी हमने आपको बताया, हमने दो वर्ड आपको रटाए, कौन कौन से, ये देखो लास्ट चीज, ट्रिपल एस डी आर ना, एंड जेलफ, यही पढ़ा है ना। अब बताओ ट्रिपल एस क्या मतलब, पहले एस माने सोबिग्रिनिटी, दूसरे मतलब हमने क्या कहा सोशलिस्ट, तीसरे मतलब सेकुलर, थर्ड मतलब ये मतलब डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक, जे फॉर जस्टिस जो कि हमने तीन प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वलिटी, दो प्रकार की ना, एफ फॉर क्या आपका बंधुत्व ना। तो आपको समझ में आ रहा कहीं कुछ है नहीं भाई, अगर यही शब्द है तो यही होंगे और नहीं है तो नहीं है, बवाल ही खत्म। क्वेश्चन कहां गया, ठीक है एक मिनट।
व्हाट इज दिस? ठीक, ये है ना संविधान की प्रस्तावना, ये नहीं है। हाँ, कौन सा शब्द था या नहीं? अब बताओ इसमें लिबर्टी, लिबर्टी का जिक्र है ऑलरेडी है, क्योंकि जेलफ मैंने पढ़ा रखा ना। इक्वलिटी, और इक्वलिटी भी है क्योंकि जेलफ में देखो, जे फॉर जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर क्या, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। तो ये तो तीनों लाइन से हैं, यानी जेलफ वाले में ही मिल गए। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फेडरल बचा। सर फेडरल कब पढ़ाया था आपने? तो ट्रिपल एसडीआर और जेलफ ही पढ़ा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। और कब आया भैया? सन 2019 में आया सीडीएस के। तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाना है, केवल ऑफिसर आपको ध्यान से पढ़ना है और चैप्टर को क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान की प्रस्तावना संविधान के किस भाग में माना गया? तो सॉरी, संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का भाग माना गया ना, कब माना गया इसको ना? प्रियम्बल को कब ऐसा माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो अभी हमने पढ़ा, दो केस आपको पढ़ा, 1960 वाला, 1973 वाला। केशवानंद बनाम भारत संघ में हमने आपको बताया कि भैया उसको माना गया। 1960 वाले बेरुवारी बनाम भारत संघ में इसको नहीं माना गया था, बवाली का था। देख लो कहीं है ये ऑप्शन नंबर सी। और कब पूछा गया? सीडीएस सन 2020 में पूछा गया। तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने, ऐसे आपके प्रैक्टिस के लिए अदर क्वेश्चन है। जो संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया, हमने अभी आपको ऑलरेडी पीछे अगर चैप्टर आपने देखा होगा, सन 2017 में सीडीएस में पूछा गया। अभी हमने पढ़ा था भैया जब बात करेंगे इसकी प्रस्तावना लिया किस देश से गया, तो आपको ऑलरेडी हमने बताया था यूएस से, अमेरिका से लिया गया। अगर बात करें किसके भाषा पे जो प्रभाव किसका पड़ा है प्रस्तावना के, तो प्रस्तावना के भाषा पे जो प्रभाव पड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का पड़ा है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बस इससे ऊपर आपका आना ही नहीं। आप किसी के आप टीचर्स फ्री में बैठ जाइए, नहीं आएगा। बस केवल आपको करना है कि क्लासेस को अटेंड करनी, बार बार पढ़ते रहना है। तो मित्रों यहीं पे खत्म होता है हमारा सेशन। आपको रेगुलर क्लास के साथ जुड़े रहना, बने रहना हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, निश्चित तौर पे आप वर्दी पाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।